हेलो। नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य में सेमेस्टर 3 में जो वो हमारे साथी हैं उनके लिए जो 301 प्रश्न पत्र है हमारा हिंदी आधुनिक काव्य, तो उसमें हमें असाध्य बीड़ा पर जो असाइनमेंट मिला हुआ है कि असाध्य बीड़ा में आत्मबोध की अभिव्यक्ति, तो उसी असाइनमेंट के क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और साथ ही हमने क्वेश्चन इस प्रकार से रखा है कि हमारे पेपर में भी जो काम आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लास के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने प्रश्न की बात करें तो असाध्य बीड़ा हमारा टॉपिक है और जो हमारे प्रश्न है वो है कि असाध्य बीड़ा में आत्मबोध की अभिव्यक्ति और साथ ही असाध्य बीड़ा के आधार पर कला व जीवन के संबंधों पर विचार कीजिए। ये हमारा पीवाईक्यू है, यानी पिछले साल जो हमारे सेमेस्टर 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न पत्र 303 से कि असाध्य बीड़ा के आधार पर कला व जीवन के संबंधों पर विचार कीजिए, तो हमने ये क्वेश्चन भी इसमें रखा हुआ है। अगर प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न का प्रारूप है। प्रश्न में हमने 5 बिंदु रखे हुए हैं। सबसे पहले लेखक परिचय है, फिर हमारा लेखक का साहित्य परिचय है, उसकी जो लेखक का जो साहित्य है उसके बारे में हम बताएंगे। फिर असाध्य बीड़ा का विवेचन है, उसका कथासार है, आत्मबोध की अभिव्यक्ति है और फिर निष्कर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हमारे जो प्रश्न है उसकी हमें हमारा जो प्रश्न है असाध्य बीड़ा में आत्मबोध की अभिव्यक्ति, तो उसके लिए हमें ये चाहिए, तो हमने ये 5 बिंदु रखे हुए हैं। और साथ ही मैंने आपको इतना स्पेस दिया हुआ है दोस्तों कि जहाँ पर आप अपना खुद कुछ लिखेंगे, जिससे आपका जो उत्तर है वो अन्य लोगों से मौलिक लगेगा, वो आपका अपना होगा, लेकिन फॉर्मेट आप चाहें तो यही रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लेखक का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में अज्ञेय की पहचान सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति एवं अभिव्यंजना कौशल से युक्त साहित्यकार के रूप में होती है। छायावाद के पश्चात जब प्रगतिशील कविता की लौ शिल्पहीनता एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण मध्यम हो रही थी, अज्ञेय ने तार सप्तक के माध्यम से हिंदी कविता में नया प्राण फूंकने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये तो अज्ञेय जो हमारे अज्ञेय हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय हो गया। अब जो अज्ञेय का परिचय है वो आप स्वयं लिखेंगे। इसके बाद इसके आप उनका जो साहित्य परिचय है वो आप स्वयं लिखेंगे, जिससे आपका उत्तर मौलिक हो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी रचनाकार महान तब होता है जब वह युग की आवश्यकताओं व समस्याओं को गहरे तक पहचान कर अपना दायित्व निर्वहन करे। तुलसी के युग में सामाजिक व मानवीय संबंधों का आदर्श प्रतिस्थापन युग की आवश्यकता थी, अतः रामचरितमानस की रचना तुलसी द्वारा की गई। गुप्त जी के समय राष्ट्र जागरण का सवाल महत्वपूर्ण था, अतः भारत भारती की रचना हुई। प्रसाद जी ने कामायनी की रचना तब की जब युग की मूल समस्या अति बौद्धिकता व अति भौतिकता की थी। निराला के समक्ष औपनिवेशिक ताकतों की अन्यायपूर्ण शक्ति की समस्या थी, इसीलिए उन्होंने शक्ति व नैतिकता के अंतर संबंधों को नवीन दृष्टि से देखा तथा बताया कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अज्ञेय के समय सत्य अत्यंत संश्लिष्ट था। हमने यहाँ पर बताया है कि अगर कोई रचना है, अगर कोई रचनाकार है और कोई रचना वो लिख रहा है, तो उसके जो समय की आवश्यकता है, उसके जो समय में क्या चीज है समाज में जो उसे सही नहीं लग रही है, जिसको लेकर वो अपनी बात कहना चाहता है, तो वो उसी कथानक को ले। जैसे अगर हम तुलसीदास जी के समय काल की युग की बात करें तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अगर हम वहीं गुप्त जी के समय की बात करें तो उनके समय में जो मूल समस्या थी वो राष्ट्र जागरण को लेकर थी, तो उन्होंने भारत भारती की रचना की। वहीं अगर प्रसाद की बात करें तो उन्हें जो समस्या लगी वो बौद्धिकता एवं अति भौतिकतावादी की लगी, तो उन्होंने कामायनी की रचना की। उसी प्रकार निराला के समक्ष जो समस्या थी
वो जो हमारी औपनिवेशिक ताकतें थी, जो हमारे ब्रिटिश सत्ता थी, उसके आगे हम लोग आज़ादी की जो गुहार लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उससे काम नहीं चल रहा था। तब उन्होंने कहा था कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यानी जो हमारे बार बार जो हम आंदोलन कर रहे थे वो विफल हो रहे थे, तो उन्हीं को लेकर उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन जो अज्ञे की समस्या है, वो उनकी समस्या है कि पहचान परंपरा और आधुनिकता से निर्मित व्यक्तित्व ही कर सकता था। अज्ञे परंपरा कवियों कविता के अंतर संबंधों पर निरंतर विचार करने वाले कवि हैं। इस संबंध में अज्ञे ने स्वयं कहा है कि उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। यानी अज्ञे इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर साहित्य है तो साहित्य में कम से कम हमारे जो सांस्कृतिक परिवेश है उसकी तो अस्मिता होनी ही चाहिए, सांस्कृतिक झलक तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है कि अज्ञे के जीवन दर्शन पर वेदांत, भारतीय वेदांत व मानववाद का प्रभाव तो है ही, बौद्धिक धर्म की करुणा दृष्टि में भी उनकी आस्था है। वह अनास्थावादी व अस्तित्ववादी नहीं है। भारतीय जीवन दृष्टि में उनकी गहरी आस्था है। अज्ञे के जीवन दर्शन को समझते हुए विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। यानी जो विजय देव नारायण शाही हैं वो अज्ञे के बारे में कहते हैं कि जब प्रसाद का समय था तो प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया था, लेकिन जो अज्ञे हैं उन्होंने फिर से जो अनुभूति है उसको दर्शन में न घुलाकर दर्शन को अनुभूति में घुलाया। अज्ञे के जीवन दर्शन का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यानी अज्ञे के अगर जीवन दर्शन की बात करेंगे, उनकी दृष्टि की बात करेंगे, तो उसमें उन्होंने मनुष्य को केंद्र में रखा हुआ है और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है मानवीय स्वतंत्रता। इसी कारण वो मार्क्सवादी जीवन दर्शन के प्रति नकार की दृष्टि रखते हैं। उनका मानना है कि मार्क्सवादी एक ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है और सामूहिकता के नाम पर एक खास ढंग से सोचने को विवश करता है। यानी अज्ञे से अगर आप ठीक पहले की बात करेंगे तो प्रयोगवाद से पहले मार्क्सवाद था, जो हमारा प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या था कि जो मार्क्सवाद के दर्शन की अगर आप बात करें तो वो व्यक्ति को केंद्र में न रखकर समाज को केंद्र में रखता है और वो मानवीय जो स्वतंत्रता है उसको इतना महत्व नहीं देता। वह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता है। उनकी दृष्टि में मानव वही है जो स्वाधीन होकर समाज के विषय में सोच सके। नेक्स्ट है, अज्ञे के युग का यह केंद्रीय प्रश्न बन गया था कि यांत्रिकता एवं सर्वसत्तावाद के दो पार्टों के बीच में फंसते हुए मनुष्य की अस्मिता को कैसे बचाया जा सकता है। अज्ञे के समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय है, जब मनुष्य पर अनास्था हावी है, वह निरर्थकता बोध से ग्रसित है। एक मिनट दोस्तों। उसे मृत्यु बोध जकड़े हुए है और वो मोह भंग की स्थिति से गुजर रहा है। अज्ञे की इसी दृष्टि की विवेचना करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंता अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। अज्ञे उस परिवेश को, उन समस्याओं दोनों को समझ रहे थे। उन्होंने सृजन का रास्ता चुना, सृजनात्मकता की ओर उन्मुख करने का रास्ता चुना। वास्तव में व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों की पड़ताल अज्ञे की सारी साहित्य साधना का केंद्र बिंदु है। जिस युग में अस्तित्ववादी अनास्था, विज्ञान और सत्ता का सर्ववादी रूप एवं मार्क्सवादी जैसी विचारधाराएं मिलकर व्यक्ति की सत्ता को सीमित कर रही थी, उस समय अज्ञे ने इस प्रश्न को नए नजरिए से देखा और घोषित किया कि व्यक्ति समाज से नहीं, समाज में स्वतंत्र है। व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी शक्तियों के रूप में देखने के स्थान पर परस्पर पूरक समस्याओं के रूप में देखा। यानी अगर हम अज्ञे की बात करें तो अज्ञे ने जो व्यक्ति और समाज का संबंध है वो अलग अलग बताया, अलग अलग न बताकर एक ही बताया था, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, ये बात उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान रखना कि व्यक्ति समाज से नहीं, समाज में स्वतंत्र है। यानी व्यक्ति समाज से स्वतंत्र तो नहीं रह सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर समाज है तभी व्यक्ति उसमें रह सकता है, बिना समाज के नहीं रह सकता। लेकिन समाज के अंदर व्यक्ति का स्वतंत्र होना जरूरी है, समाज से बाहर नहीं, समाज के अंदर रहे लेकिन समाज के अंदर स्वतंत्र रहे। व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी शक्तियों के रूप में देखने के स्थान पर उन्होंने इसे पूरक सत्ताओं के रूप में देखा।
यहाँ तक हमारा अज्ञे के बारे में हुआ। यहाँ तक हमने अज्ञे का परिचय दिया और अज्ञे की जो बौद्धिक दृष्टि है उसकी हमने बात की। अब हम यहाँ पर देखेंगे असाध्य बीड़ा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम असाध्य बीड़ा के संबंध में देखेंगे कि असाध्य बीड़ा अज्ञे जी की सबसे लंबी कविता है। अज्ञे के जापान प्रवास के बाद 1961 को अल्मोड़ा के अपने कोटेज में उन्होंने 331 पंक्ति वाली यह लंबी कविता लिखी थी। चीन के ताओवाद के एक कथानक बीड़ा वादन और जापान के कला प्रेमी काजुओ ओकुकुरा की पुस्तक में संकलित एक कहानी के आधार पर इस लंबी कविता की परिकल्पना की गई थी। यानी अगर हम असाध्य बीड़ा कविता की कथ्य की बात करें, कथानक की बात करें, तो उसका कथानक कहाँ से है? तो जो चीन की एक लोक कहावत है ताओवाद के बीड़ा वादन, और साथ में जो जापान का एक कला प्रेमी है काजुओ ओकुकुरा, उसकी पुस्तक में ये कहानी संकलित है, वहीं से उन्होंने ये कथानक लिया हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया है कि पाश्चात्य प्रेरणा के बाद भी असाध्य बीड़ा को शुद्ध भारतीय धरातल पर रखते हुए सृजन संप्रेषण समस्या को कविता के निहितार्थ के रूप में स्थापित कर अज्ञे जी ने अपने अप्रतिम सर्जक व्यक्तित्व का परिचय दिया है। यानी उन्होंने कथानक तो पाश्चात्य रखा हुआ है, यानी जो चीन और जापान से लिया हुआ है, लेकिन जो उसमें कथा कही है, कथानक वहीं से लिया, लेकिन जो उसका दर्शन है वो उन्होंने अपने यहाँ के दर्शन रखा है, भारतीय रखा हुआ है। यही कारण है कि असाध्य बीड़ा को लंबी कविताओं की परंपरा में ही नहीं, आधुनिक हिंदी नई कविता में भी अत्यंत प्रांजल और पूर्ण रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ तक हमारा जो असाध्य बीड़ा है उसकी थोड़ा बहुत परिचय हुआ। अब हम आगे असाध्य बीड़ा की कथा की बात करेंगे। असाध्य बीड़ा की कहानी का सार यह है कि एक राजा के पास गज कीर्ति द्वारा किरीट तरु नामक वृक्ष से निर्मित एक ऐसी बीड़ा थी जिसे कोई बजा नहीं पाता था। अंततः उसके निमंत्रण पर एक बार प्रियमवद केशकमली नामक एक साधक उसकी सभा में उपस्थित हुआ, जो अपनी साधना के द्वारा बीड़ा को साधने में सफल रहा। और वह इसलिए सफल रहा क्योंकि उसने बीड़ा पर खुद को नहीं थोपा, बल्कि उसने स्वयं को भुलाकर बीड़ा को सुना, उसके संगीत को अपनी धमनियों में बहने दिया और स्वयं को बीड़ा से एकाकार होने दिया। वह भव्य वृक्ष जीवन का प्रतीक है, जो एक साथ प्राचीन, उच्च, व्यापक, दृढ़ और गहन है, और उस बीड़ा उसके सत्य के प्रतीक जिसे कोई साधक ही लंबी साधना के बाद उपलब्ध कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे असाध्य बीड़ा का हमने जो कथा है उसको कथा सार देखा है। और हम देखते हैं उसमें क्या है कि कविता में एक संक्षिप्त आख्यान वर्णित है। कविता की शुरुआत नाटकीय ढंग से होती है। यानी जो कविता की शुरुआत है वो कैसे होती है? तो अगर आप असाध्य बीड़ा कविता की बात करें तो सबसे पहली उनकी जो पंक्ति है वो यही है कि आ गए प्रियमवद केशकमली गुफाग्य। ठीक है दोस्तों, यानी राजा बोलता है कि आ गए प्रियमवद केशकमली गुफाग्य। केशकमली के आगमन पर राजा कृतकृत हो गए, धन्य हो उठे। उनमें यह उम्मीद जगती है कि अपने जीवन की अपूर्व साध पूरी होने वाली है। इसका लघु संकेत पाकर गढ़ दौड़े। असाध्य बीड़ा लाकर साधक के चरणों में रख दी गई। सभासदों की उत्कर्ष दृष्टि बीड़ा को लगकर प्रियमवद के चेहरे पर टिक गई। यहाँ अचानक दृश्य बदल जाता है और पूर्व दीप्ति की शैली में बीड़ा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन चलता है। किंवदंती बन चुके तपस्वी साधक वज्रकीर्ति ने राजा को एक बीड़ा भेंट की थी, जिसे उन्होंने एक विराट वृक्ष किरीट तरु के तने से बनाया था। उसका फैलाव इतना व्यापक था कि वह पाताल को बादलों के पार आकाश से जुड़ता था। इस तरु के कानों में हिम शिखर अपने रहस्य कहा करते थे। उसके कंधों पर बादल सोते थे। उसकी छाया में अनगिनत जीव जंतुओं ने आश्रय पाया था। उसके कोटर में भालू बसते थे। उसके वलकल से सिंह कंधे खुजलाते थे। उसकी गंध प्रवट शीतलता से फन टकाकर बासुन नाग सोता था। जिस दिन वज्रकीर्ति ने उस किरीट तरु से बीड़ा बनाकर पूरी कर ली, उसी दिन उनकी साधना एवं जीवन लीला का भी समापन हो गया। ऐसे महान वृक्ष से बनी अभिमंत्रित बीड़ा को बजाएगा कौन? बड़े बड़े कलावंत भी इसे बजा न सके। यानी असाध्य बीड़ा का अगर नाम से ही अगर आप देखें तो उसके कथ्य में ही यह बात है कि असाध्य बीड़ा उसका नाम ही है कि जिसे कोई साध न सके। तो उसी में पंक्ति है असाध्य बीड़ा से कि राजा कहता है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। कोई सामान्य कलावंत उसे बजा नहीं पाता। इसके बावजूद राजा की आस्था बनी रही।
उन्हें न जाने क्यों विश्वास था कि वज्र कीर्ति का तप व्यर्थ नहीं जा सकता, अपेक्षा है तो किसी सच्चे स्वर सिद्ध के समान धर्म साधक की। और चूंकि काल अनंत है और पृथ्वी विशाल है तो कोई न कोई तो मिलेगा ही। तब राजा एक केस कमली गुफा गेह को आमंत्रित करते हैं, जो तथाकथित कलाकार नहीं है वरन एक शिष्य साधक है। यानी राजा को भी ये साध लगी थी कि अगर बीड़ा बनाई है अगर किसी ने, तो उसको कोई ना कोई तो ऐसा होगा संसार में, पृथ्वी पर, जो उससे जरूर ही बजाएगा। केस कमली ने बीड़ा हाथों में थामे राजा और रानी समेत सभी सभाजन उदग्र उत्सुक एवं प्रतीक्षामाण थे। प्रियंवद ने कंबल खोलकर बिछाया, उस पर बीड़ा रखी और नेत्र मूंद लिए तथा तारों पर मस्तक टिका दिया। अपने को उसके प्रति समर्पित कर प्रियंवद उस वृक्ष के ध्यान में लीन हो जाते हैं। सभा में उपस्थित सहृदय ने सोचा कि साधक सो रहा है, जबकि साधक तो बीड़ा को साधने में तल्लीन था, आत्म परिशोध करने में मग्न था। यानी अगर आपने असाध्य बीड़ा कविता पढ़ी हो तो आपने इसके कथानक में पढ़ा होगा कि जैसे ही वो प्रियंवद बीड़ा लेता है, फिर वो उसे अपनी गोद में रखकर उस पर अपना सर टिका देता है। तो लोग सोचते हैं, सभा सोचती है कि ये क्या कर रहा है, ये तो लग रहा है सो गया। तो उसी की पंक्ति है कि वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। फिर है कि सगड़ निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। किरीट तरु के समक्ष यह उसका सच्चा शुद्ध समर्पण था। ध्यान में स्वयं को तिरोहित समर्पित करते ही बीड़ा अपने आप झंकृत हो उठती है और उससे फूटने वाला संगीत सृष्टि का संगीत है। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है, अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभामय। इस सृजन का प्रभाव सभी पर अलग अलग पड़ता है। साधक से उद्भूत संगीत से राजा रानी को क्रमशः अपने जीवन को धर्म भाव से उत्सर्ग करने और प्रेम को जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो उपस्थित श्रोताओं को भी अपना अपना काम मिल गया। यानी फिर उसमें एक पंक्ति आती है ये कि डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी तार फिरे। यह अभूतपूर्व संगीत सबको अलग अलग सुनाई पड़ता है। अपने अपने कर्म फल व आकांक्षा के अनुरूप जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। किसी को वह संगीत प्रभु का कृपा वाक्य जान पड़ा तो किसी को भरी तिजोरी में कनक की खनक, किसी के लिए वह नववधू की पायल निस्वन थी और किसी के निमित्त शिशु की किलकारी। कोई उसमें मंडी की ठेलम ठेल का आनंद ले रहा था, जबकि कोई उसे ताल युक्त घंटा ध्वनि समझ बैठा। किसी को उस संगीत में हथौड़े की चोटें सुनाई पड़ी और इतर जन को उसमें नौका पर लहरों की अविराम थपक। एक को यदि वह नट निट की पग सिंजनी के झुनझुन जान पड़ी तो दूसरे को युद्ध की कर्कश दौड़। इस समस्त संगीत के अवतरण में सब व्यक्ति एक साथ डूबते जरूर हैं, परंतु तिरते हैं सब अलग अलग और प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक एकता जागती है। तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति अपने स्वधर्म की पहचान कर सकें और भाव जगत के विस्तार के कारण समाज के लिए अधिक उपयोगी भी सिद्ध हो सकें। जब अज्ञे यह कहते हैं कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे और युग पलट गया, तो इसका तात्पर्य यह है कि उनका ध्यान जीवन से पलायन करने पर नहीं बल्कि अपने महाशून्य में लय रखते हुए अपना जीवन चलाने पर है, तथा यह भी कि इस घटना का युगांतकारी प्रभाव हुआ। अब दोस्तों देखना, ये वाला अब जो पहला है ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला स्टेंजा कि जिस अस्मिता की तलाश यहाँ हो रही है वो अपने आत्मा को सृष्टि की अखंडता में तिरोहित करने वाली एक गुह्य अस्तित्व की तलाश है। यह शब्द ब्रह्मा की तलाश है, ओहम से सोहम तक की यात्रा है। किंतु यह महत्वपूर्ण है कि कविता के अंत में कवि सीधे अपने पाठक को संबोधित करता है, प्रिय पाठक मेरी बीड़ा मौन हुई। पाठक को संबोधित उनकी यह उक्ति छद्म आत्मपरकता का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो समापन की ये पंक्तियां पाठक को इस विनोदपूर्ण आभास का आनंद देती हैं कि कवि वस्तुपरकता के छद्म से मानव आत्मकथा ही कहता रहता है। वस्तुतः हर बड़ा कवि असाध्य बीड़ा को ही बजाता है। इस कविता को ध्यान से पढ़ने के बाद हम लोग जान जाएंगे
कि असाध्य पीड़ा को साधने वाला प्रियंवद केश कम्बली और कोई नहीं, स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कथा अनुसार अज्ञे के संदर्भ में यह मौन मित कथन है। कहने और कहने के बीच अनकहना है और गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है। जहां बोलना मानव आक्रमण है, मौन ही अपने को दे देना है। इस मौन के संदर्भ में विद्यानिवास जी ने लिखा है कि अंतिम पंक्तियां इसलिए आवश्यक थीं कि वाणी की सार्थकता मौन में है। वह मौन एक तरह से उस विराट सत्य के नाना मुखरित रूपांतरों के ध्यान का संस्कार पाकर मौन बना है। यह अजनबी बीड़ा की तरह बीड़ा की स्रोत के आह्वान के माध्यम से बजकर मौन हुआ है। दूसरे शब्दों में सृष्टा के संस्कार के प्रसार रूप में पाए हुए नए व्यक्तित्व के रूप में उदय हुआ है। साथ ही कि मौन से मुखर और मुखर से मौन, द्वैत से अद्वैत, मम से ममेतर, व्यष्टि से समष्टि और पुनः समष्टि से व्यष्टि की विलक्षण यात्रा करने वाली यह कथात्मक लंबी कविता अंतगोत्वा यह संदेश देती है कि सृजन कर्म, चाहे वह कला हो या साहित्य, नृत्य हो या संगीत, अंततः सर्वशक्तिमान का ही स्वर है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। असाध्य वीणा को बजाने वाला केश कमली, गल कलुष और निरभिमानी होकर कर्तता कृतज्ञता के बोध को त्याग करके ब्रज कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाता है। यहाँ केश कमली माध्यम मात्र है। वीणा बजाने का श्रेय उसको नहीं जाता। केश कमली की स्वीकारोक्त दृष्टव्य है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। यानी जो प्रियंवद है वो कहता है। आगे देखें, इस प्रकार प्रियंवद भी वीणा के सामने पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उसमें तन्मय हो जाता है। तभी वीणा के माध्यम से वो विश्व संगीत, उस परम सत्ता का अस्तित्व अनुभूत होता है। अज्ञे का मानना है कि व्यक्ति की पूर्णता की अनुभूति को प्राप्त कराने के लिए ज्ञान विज्ञान पर्याय नहीं है, क्योंकि जितना ही तकनीकी का फैलाव होता जा रहा है, मनुष्य उतना ही विवश होता जा रहा है, उसकी संवेदना उतनी ही क्षरित होती जा रही है। इसके लिए जीवन के प्रति समर्पण चाहिए। अब हम यहाँ निष्कर्ष की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, निष्कर्ष में कि अज्ञे का मानना था कि उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। जिससे हम बने हैं उसे पहचानते हुए उसे अभिव्यक्त कर दें तो वर्तमान और भविष्य हमारे हैं, नहीं तो हम कहीं के नहीं। क्रीड तरु को जानने की प्रक्रिया वास्तव में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की खोज के माध्यम से व्यक्तित्व के उन्नयन का प्रयास ही है। एक ऐसे समय में जबकि प्राय सारा साहित्यिक चिंतन पश्चिमी सिद्धांतों से प्रभावित व परिचालित हो रहा था और भारतीय पारंपरिक साहित्य चिंतन को हेय दृष्टि से देखा जा रहा था, वहां अज्ञे गहरे बौद्धिक चिंतन के साथ अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करते हैं। इस परिदृश्य में न केवल उस दौर में बल्कि किसी भी दौर में असाध्य वीणा अपनी विशिष्ट जीवन दृष्टि के कारण अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। अपनी समग्रता में यह कविता अज्ञे की वैचारिक दिशा का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही उनकी अनुभूति क्षमता व कला अनुशासन का भी अप्रतिम उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना असाइनमेंट बनाना है तो आप ये फॉर्मेट रखना चाहें और इससे आपको मदद मिली हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और जरा शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।